हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपका रिस्पांस अच्छा आ रहा है वीडियोस पे। ठीक है, एंड आप आंसर्स दे रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। एंड इसीलिए आप कहोगे नहीं तो मैम तो कभी अप्रिशिएट करती नहीं, तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ आपको इस चीज़ के लिए। आगे वीडियोस के लिए भी आप ऐसे ही कमेंट करिएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रोज़ ही जैसे 6-7 बजे ही आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है, सेम डे, ताकि आपको थोड़ा ठीक रहे आपके लिए, क्योंकि अभी रिवीजन करने का भी टाइम चाहिए होगा ना। ठीक है, विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद जीएस पेपर 1 का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है नेशनल लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पर ये कल्चरल हेरिटेज है, मतलब कल्चरली जो हमारी धरोहर रही है, ठीक है, उनके बारे में है। तो ये कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, उसने लॉन्च किया है ये नेशनल लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ना ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ना इस तरीके की, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जारी करता है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट जारी होती है इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स नहीं, बहुत सारी कल्चरल हेरिटेजेस होती हैं, जो जैसे योगा हो गया, कुछ तरीके के डांस हो गए, वो इंक्लूडेड होते हैं। पर ज़रूरी नहीं यूनेस्को इन सबको माने। ठीक है, यूनेस्को को तो सारी कंट्रीज़ का देखना है। ठीक है, तो हमारी जो ये वाली लिस्ट है इसमें मोर देन 100 एलिमेंट्स है, पर यूनेस्को ने अभी तक सिर्फ 13 एलिमेंट्स को ही कंसिडर किया है। यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, एंड ये वाली चीज़ है। ओवरव्यू ऑफ नेशनल, ये क्या है भाई? फॉलोइंग यूनेस्को 2003 कन्वेंशन। यूनेस्को ने 2003 में कन्वेंशन लेकर आया था फॉर सेफ गार्डिंग इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटैंजिबल मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता, पर वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, अब जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, तो ये ताजमहल है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, इनको हम छू सकते हैं, बिल्डिंग्स है ये। पर इंटेंजिबल कल्चरल क्या? कोई डांस फॉर्म है जैसे योगा है, दैट इज़ अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो हम उसे नहीं छू सकते, पर वो एक सिग्निफिकेंस है हमारी कल्चर में। ठीक है, तो दैट इज इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स। एंड उसको 5 ब्रॉड डोमेन्स में बांटा गया, मतलब 5 कैटेगरीज हैं। पहला ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है, जैसे वैदिक चैंटिंग, ओरल ट्रेडिशन इस चीज़ का। आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांस। सोशल प्रैक्टिसेस जैसे कुंभ मेला हो गया, रिचुअल एंड फेस्टिव इवेंट्स। ठीक है, नॉलेज एंड प्रैक्टिसिंग कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स, ठीक है, नेचर एंड यूनिवर्स से नॉलेज और प्रैक्टिसेस इस तरीके की। ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, ठीक है, कुछ मतलब ट्राइबल तरीके की जो बहुत ट्रेडिशनल होता है, क्राफ्टमैनशिप भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो ये 5 कैटेगरी याद रखना: ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, सोशल प्रैक्टिसेस, नॉलेज विद रिलेटेड टू नेचर और यूनिवर्स, एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। ओके, तो अबाउट यूनेस्को की लिस्ट के बारे में देख लेते हैं कि भाई ये लिस्ट किससे बनी होती है? इनटैंजिबल हेरिटेज से। ठीक है, कब बनाई गई थी ये लिस्ट? 2008 से बन रही है, ठीक है, यूनेस्को वाली। व्हेन कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, 2003 में तो कन्वेंशन डिक्लेयर किया था, पर 2008 में ये इफेक्ट में आया था। 3 लिस्ट में है, मतलब ब्रॉडली इनको कैटेगराइज किया गया है। द लिस्ट इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग, ठीक है, जो हेरिटेज साइट है जिसको अर्जेंट सेफ गार्डिंग की ज़रूरत है, ठीक है, एक हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड तीसरा रजिस्टर ऑफ गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस। तो ये 3 बैनर के अंदर इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट आर इफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट विल इंश्योर विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ इट, ठीक है, एंड वाइडेस्ट पॉसिबल पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई कितने कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करें, ये नहीं सिर्फ एक पार्टिसिपेट करें, कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसकी जो ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स है जिनसे ये कंसर्न है, उसकी फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी मांगनी पड़ती है कि भाई हम आप आपको मतलब इस धरोहर को हम ले सकते हैं, हम यूनेस्को वाली में डाल सकते हैं, तो ये वाली चीज़ भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारी कौन सी हैं? ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग, ठीक है, रामलीला, जो हमें पता है रामायण आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा। कुतियात्तम, ठीक है, कुतियात्तम किसका है? संस्कृत थिएटर है, बट ये केरला में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, रमान, रमान क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल थिएटर है, ठीक है, आर्ट मतलब ऐसे नाटक करके दिखाते हैं। गढ़वाल हिमालयस का है। मुदियेतु कहाँ का है? केरला का ही। कलबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। छाऊ डांस कहाँ का है? ईस्टर्न पार्ट का है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार साइड छाऊ डांस किया जाता है। ठीक है, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ठीक है, तो ये जो लद्दाख रीजन है, जम्मू कश्मीर के साइड है, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट चैंटिंग करते हैं, वो जो प्रेयर्स वाली वो गोल गोल डंबल से नहीं होते, उनको वो रोटेट करते हैं, दैट इज बुद्धिस्ट चैंटिंग। देन संकृत ताना, ठीक है, मणिपुर का है, ये सिंगिंग भी करते हैं, ड्रम भी बजाते हैं, फिर डांस भी करते हैं। फिर ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल्स, जो कहाँ बनाया जाता है? जंडियाला गुरु, पंजाब में बनाया जाता है, ब्रास एंड कॉपर। देन इज अबाउट योगा, ठीक है, योगा जो करते हैं बाबा रामदेव बताते हैं। देन नवरोज, नवरोज का मतलब रोज क्या होता है? नया दिन, ठीक है, तो नवरोज बेसिकली मीन्स नया दिन। ठीक है, तो ये नए साल की मार्किंग दिखाता है इस्लाम कल्चर में। ठीक है, तो ये अभी 21 मार्च को बनाया गया था इस बार, तो नवरोज ये होता है। देन इज कुंभ मेला। तो ये 13 चीज़ें, आई होप आपको थोड़ा सा याद हुई होंगी, जो इंडिया से इंक्लूड किया यूनेस्को ने। 13 हमारे, वैसे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लिस्ट बनाई है उसमें 100 से ज़्यादा हैं, बट यूनेस्को ने सिर्फ 13 चूज़ किए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ।
देन इज अबाउट जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट अमेंड्स द एक्सटेंट ऑफ एफडीआई पॉलिसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अमेंड की है सर्टेन सेक्शंस ऑफ द एफडीआई पॉलिसी, क्योंकि अभी पता है क्या चल रहा है, अभी रिसेशन चल रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्या है कि चाइना ने एक जगह क्या किया, एचडीएफसी लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है, एचडीएफसी लिमिटेड, उसमें क्या किया, पहले इनिशियली चाइना के 0.8% ही शेयर्स होते थे, उसने बढ़ा के अपने 0.10% शेयर्स कर लिए, वहाँ पे खरीद लिए, क्योंकि अभी चाइना के पास पैसा है, उसने कंटेन कर लिया कोरोना वायरस। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एफडीआई के तहत हमारे यहाँ पे हमारी कंपनीज में अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। अगर कंपनीज में शेयर होल्डिंग बढ़ेगी आपकी, तो आपका बोलबाला होएगा वहाँ पे, जितने शेयर्स उतने, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करोगे उतना आपकी मतलब मानेंगे कंपनी वाले। ठीक है, तो जितना अगर चाइना ने ऐसा कर लिया, तो आप खुद सोचो इंडिया की सॉवरेनिटी को कितना खतरा होएगा। तो ये वाली चीज़ के करके गवर्नमेंट ने अमेंड करने की सोचा है कि भाई एफडीआई पॉलिसी एक लिमिट तक ही हम सोचेंगे। तो एफडीआई और एफपीआई क्या होता है, एक होता है एफपीआई जो एफडीआई का छोटा भाई है, ठीक है, फिर होता है एफडीआई। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमने किसी के बॉन्ड्स खरीद लिए, दूसरे किसी कंट्री में है जो लोग, ठीक है, बॉन्ड्स खरीद लिए, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो उसमें अप्रॉक्स हमने अगर 10% तक के बॉन्ड्स वगैरह या पेपर्स खरीद लिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स में हमने इन्वेस्ट कर लिए, शेयर्स खरीद लिए, और हम अगर शेयर्स खरीद लिए तो हमारी शेयर होल्डिंग हो जाती है, हमारी वोटिंग पावर आ जाती है, जबकि बॉन्ड्स के चक्कर में ऐसा नहीं होता। तो एफडीआई में यही होता है, शेयर्स खरीद लिए और 10% से ज़्यादा की अगर आपकी मतलब चलती है, आपने अगर आपने मतलब उससे ज़्यादा आपका है कंपनी में हिस्सा, तो आपको एफडीआई के तहत कंसिडर किया जाता है। तो अभी एफडीआई के तहत सरकार ने अमेंड किया है सर्टेन सेक्शंस को। ठीक है, तो अभी जो बोला है कि जो हमारे लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके तहत बेसिकली एफडीआई के नॉर्म ज़्यादा आए हैं। लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो चेंजेस इंट्रोड्यूस क्या किए गए हैं, सबसे पहले कि जो भी एफडीआई प्रपोजल्स हैं, जो कंट्रीज शेयर कर रही हैं इंडिया का बॉर्डर, जो मैंने अभी कंट्रीज बताई, उनको अगर एफडीआई खरीदना है, हमारे यहाँ कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू ही मिलेगा आपको। ठीक है, प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। ठीक है, तो जैसे कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल जाएगा, ठीक है, यूजुअली। एंड ये है कि पहले क्या होता था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान या जो मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ है उनका कैबिनेट देखता था और बाकी का सेबी देखता था। बट अभी क्या है कि गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के जाना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट से क्या होएगा, सेंट्रल बैंक सिंपली हैज़ टू इन्फॉर्म्ड आफ्टर मनी वॉज इन्वेस्टेड एंड हैज़ बीन ब्लॉक्ड इन सच केसेस। तो ऑटोमेटिक रूट के तहत यही होगा कि इन्फॉर्म करना पड़ेगा कहाँ मनी इन्वेस्ट कर रहे हो और क्यों मनी इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कंपनी हुज बेनिफिशियल ओनरशिप ऑल्सो लाइज इन सच कंट्रीज विल हैव टू अंडरगो गवर्नमेंट स्क्रूटिनी। दैट इज इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट स्क्रूटिनी की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमने अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करें। क्योंकि एक तो चाइनीज़ मतलब सोच रहे हैं कि भाई हम इनमें मतलब इलीगल हम उनका कंपनीज़ को अपने ओवरटेक कर सकते हैं, और एक जैसे शाओमी जैसी हैं, ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे मतलब असेंबल वगैरह कराते हैं, जो ये ग्रीनफील्ड टाइप का प्रोजेक्ट है इनका, तो उनको भी नुकसान हो जाएगा इसके तहत। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स है जो हम आगे देखेंगे। तो नीड फॉर दीज मेजर्स क्यों थी, ठीक है, मैनी इंडियन बिजनेसमैन हैव कम टू हॉल्ट, क्योंकि हर किसी के शेयर्स गिर रहे हैं, शेयर्स की वैल्यू गिर रही है। सो दे आर थिंकिंग ऑफ सूटेबल पार्टनर्स, जहाँ से उनको पैसा मिलेगा, वो पैसा लेके वो शेयर्स दे देंगे ताकि उनका कंपनी थोड़ा सेटल रहे। तो इंडियन बिजनेस तो यही देख रहे हैं, तो अगर उनको ऐसे चाइना वगैरह वाले या दूसरी आम बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के मिल गए तो वो क्यों ना देंगे। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, सच डोमेस्टिक फर्म्स मे बी वल्नरेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर कर रहा है चाइना। ठीक है, अभी उसको मौका दिख रहा है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में वो नहीं करता, पर अभी मौका दिख रहा है। सो ही इज डूइंग दैट बिकॉज उसको पता है कि हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। एंड रिसेंटली पीपल बैंक ऑफ चाइना, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहाँ पे पीपल बैंक ऑफ चाइना है, ठीक है, उसने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की है थ्रू स्टॉक मार्केट, जो मैंने बता दिया एचडीएफसी में। पहले 0.8% थी, अभी 1.01 स्टेक है उसका इस कंपनी में। सो दैट इज़ द कंसर्न। तो अभी तक हमारे नेबर्स के साथ कैसी थी। ठीक है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट एंटिटी है वो इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, मतलब एफडीआई पॉलिसी के तहत, तो वो एक्सेप्ट इन दो सेक्टर्स विच आर प्रोहिबिटेड, तो वो कर सकता है। कुछ सेक्टर्स जैसे प्रोहिबिटेड है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस वगैरह, इन तरह की चीज़ों में नहीं हम एफडीआई करवाते, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ठीक है, हाउएवर सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और एन एंटिटी जो बांग्लादेश की है इन्वेस्ट ओनली अंडर गवर्नमेंट रूट, तो गवर्नमेंट रूट के तहत ही उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको दिखता है कि भाई पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमें इस कंट्री से थ्रेट है। सो दैट्स वाई उनको गवर्नमेंट रूट के तहत करने को बोलते हैं। फर्दर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या फिर जो भी एंटिटी है पाकिस्तान से, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, पर उसको अदर देन डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी, इस तरीके की चीज़ों में को प्रोहिबिटेड है। बांग्लादेश का ऐसा प्रोहिबिटेड नहीं है, पर पाकिस्तान को तो इससे भी ज़्यादा प्रोहिबिशन है। ठीक है, तो वो भी कर सकता है, बट देर आर सम सॉर्ट ऑफ प्रोहिबिशंस। ठीक है,
कंसर्न्स एंड इम्पैक्ट्स क्या है, ठीक है। अमेंडेड पॉलिसी मतलब इससे क्या होगा कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा, तो इससे क्या होएगा, बहुत ज़्यादा डिले होगा एप्लीकेशंस में, क्योंकि सरकारी काम तो आपको पता ही है। सो इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीनफील्ड क्या होता है, नए सिरे से किसी भी कंपनी को या किसी भी चीज़ को स्टार्टअप करना, ठीक है। ब्राउनफील्ड मतलब ऑलरेडी वहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, कुछ टाइम से चल चुकी है, दैट इज़ ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो उसने नहीं डिस्टिंग्विश किया कि भाई एफडीआई से रिलेटेड आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रीनफील्ड जो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स करवा रही है। सो ये डिफरेंस नहीं बताया गया, जिसके तहत जो कुछ ग्रीनफील्ड वाले जैसे शाओमी जैसी कंपनीज है वो हॉल्ट पे आ जाएगी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई यहाँ पे इंडिया में ही अगर वो असेंबल करे तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का एंड जो मोबाइल फ़ोन्स का जो वो एमआरपी है वो कम हो जाएगा। सो दिस विल create a hindrance in that. And new policy doesn't distinguish between different type of investors, जैसे इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हर किसी मतलब टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स में भी कोई इसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, जिसके तहत बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत सारे फंडेड भी थे। हमारे जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है ना वो फंडेड है चाइना से बहुत सारे, ठीक है, जैसे शाओमी ही है, तो उनको दिक्कत आएगी ही आएगी आगे ड्यू टू दिस थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया क्या है भाई, चाइना का फुटप्रिंट बढ़ रहा है सिंस 2014, ठीक है। अप्रॉक्स $1.6 बिलियन तक अब अभी चाइना इन्वेस्ट कर चुका है, तो 2014 में किया था। 2017 में टोटल $8 बिलियन का किया है उसने, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। एंड मार्च 2020 तक बोला गया है कि भाई ये $26 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो चाइना का रैपिड फुटप्रिंट बढ़ रहा है इंडिया में। सो इससे क्या है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कम आएगी, सो यू कैन थिंक दैट कि हाँ डॉलर इन्फ्लक्स भी कम होगा। सो दैट्स द थिंग। तो एफडीआई पॉलिसी आई होप वी आर क्लियर विद दैट। देन इज अबाउट टाइप ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस किसकी, पहली बात तो कोरोना वायरस एक वायरस है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, सिंपलेस्ट थिंग, वायरस है। एंड इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। हमारी बॉडी में क्या होता है, डीएनए, ह्यूमंस में डीएनए सेल है, तो ये आरएनए है, ठीक है। हमारे क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड इस तरीके का होता है, पर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरएनए वायरस है ये, ठीक है। एंड कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो ब्रॉडली कोरोना वायरस आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वायरस किससे बिलोंग करते हैं, ऑर्डर निडोविरालिस से, ठीक है। तो जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, जैसे हम एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं, ठीक है। फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सी है, ऑर्डर कौन सा है, जीनस कौन सा है, स्पीशीज कौन सा है। तो ये जो ऑर्डर है ये वो बता रखा है क्लासिफिकेशन का, निडोविरालिस ऑर्डर से बिलोंग करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एड ऑन, ठीक है। तो ये उस चीज़ को बिलोंग करता है। कोरोना वायरस आर वन ऑफ द 2 सब फैमिलीज ऑफ कोरोना विरिडे, ठीक है। तो 2 सब फैमिलीज हैं, एक तो है टोरोविरिनी और एक है कोरोना विरिडी। तो ये कोरोना वायरस कोरोना विरिडी का सब फैमिली है, ठीक है। एंड दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्फा, बीटा एंड गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरस। 4 तरीके के हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ठीक है। ये वायरस ऐसे नेम क्यों दिए गए, क्योंकि इनके स्पाइक्स होते हैं सरफेस पे, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरीके का होता है, इनके क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए इनको कोरोना वायरस बोला जाता है। पहले इसको आइसोलेट कब किया था, 1937 में। इट वॉज इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, सांस लेने वाली दिक्कत क्रिएट करता है। तो एक चिकन्स में मिला था उस टाइम पे, ठीक है, एनिमल्स में मिला था, तो उसको 1937 में आइसोलेट किया जा चुका है। जो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, टिल डेट 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस हमने देखने को मिले जो ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं। हमने देखा कि कोरोना वायरस एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को अफेक्ट करता है, पर ऐसे 7 तरीके के कोरोना वायरस हैं जिससे अभी तक हमारा पाला पड़ा हुआ है। तो लास्ट 2 डेकेड्स में कौन से आए हैं, सार्स CoV, ठीक है, मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड नाउ SARS-CoV-2। तो अभी जो लास्ट 2 डेकेड्स है, 20 साल में SARS-CoV आया था 2003 के आसपास, मर्स आया था 2012 में, एंड SARS-CoV-2 जो अभी चल रहा है। तो 1965 में DJ टायरल एंड ML बोइनी वो द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई ह्यूमन कोरोना वायरस, ठीक है। जो ह्यूमन कोरोना वायरस पहले तो चिकन में मिला था, पर 1965 में ह्यूमन में भी मिला था, एक छोटे बच्चे के तहत, जिसके उससे आइसोलेट किया गया था नेजल वॉशिंग के तहत, ठीक है। नाक में से वो स्वैब जैसे आजकल आइसोलेट कर रहे हैं वैसे उसको देखने को मिला था। 7 टाइप्स हैं कौन से जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन को, 2 अल्फा कोरोना वायरस, 4 बीटा कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये SARS-CoV है अभी तक, तो 7th वाला कौन सा, ये तो 6 हो गए ना, 7th वाला कौन सा है, SARS-CoV-2, ठीक है। तो अल्फा कोरोना वायरस 229E, NL63, OC43, HKU1, मर्स एंड SARS-CoV। सो दीज आर 7 टाइप्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमन। सोर्सेज क्या हैं भाई, कोरोना वायरस आर फाउंड इन मैमल्स, ठीक है, बट कोरोना वायरस आर लाइकली जीन सोर्स ऑफ अल्फा बीटा इन कोरोना वायरस, वाइल एवियन आर
जीन सोर्स ऑफ गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरस। देखो भाई, जो ह्यूमन में कोरोना वायरस मिलता है, ठीक है, जो मैमल्स में मिलता है, उसका सोर्स कौन सा है? अल्फा और बीटा कोरोना वायरस, ठीक है। पर जो एवियन मतलब बर्ड्स में मिलता है उसका गामा और डेल्टा कोरोना वायरस है। ये इतना इंपॉर्टेंट फंडा नहीं है, बट ध्यान रख लेना हमारे अंदर अल्फा बीटा मिलता है। व्हेन ह्यूमन कोरोना वायरस वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड, ठीक है, 229E 1967 में, ठीक है ना, NL63 और HK U1 2004 नीदरलैंड में, SARS-CoV 2003 चाइना में, मर्स 2012 सऊदी में, एंड SARS-CoV-2 2019 वुहान में, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग, आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट दैट। RNA वायरस है, थोड़ा ध्यान रखना। इस्लामोफोबिया एंड IOC, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC ने बोला है कि भाई आप अपनी कंट्री में, इंडिया में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप न्यूज़ में भी रोज़ देखते ही होंगे, ठीक है। तो IOC ने क्या बोला है, ठीक है, कि भाई आप गवर्नमेंट को अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो इस्लामोफोबिया की टाइड है उसको रोका जा सके, एंड जो मुस्लिम माइनॉरिटी के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके एज पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। इशू क्या है कि भाई जब से तबलीगी जमात की, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, जो इस्लाम तबलीगी जमात क्या है, जो रिलीजियस टीचर्स को प्रोपगेट करता है, ठीक है, इट इज़ अ प्रीचर, एंड तबलीगी जमात है जो दिल्ली में हुआ था मार्च में, ठीक है, दैट वाज लिंक्ड टू मेनी ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। तो इसके तहत जो सोशल मीडिया है हर जगह इनको ब्लेम किया जा रहा है कि भाई तुमने डेलिबरेटली स्प्रेड किया है, जान के स्प्रेड किया है, तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जा रहा है, बहुत जगह उनको घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा, एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स यू आर हैपनिंग, यू आर सीइंग ऑन टेलीविजन एज वेल। सो अबाउट OIC क्या है भाई, ये देख लेते हैं। एक तो हमारा UNO है, UNO के बाद सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन OIC है, ठीक है। कब बनी थी? 1969 में, ठीक है, जब अपोलो 11 मिशन आया था, ठीक है। ऐसे थोड़ा लिंक करो, याद आ जाएगा, ठीक है। 1969 अपोलो 11 मिशन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिससे मून पे गया था, एंड कंसिस्टिंग ऑफ 57 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट दैट इज इंपॉर्टेंट, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OIC। अभी हमें सिर्फ स्पेशल इन्विटी के तहत बुलाया था इस साल, बट OIC का मेंबर नहीं है इंडिया, दिस इज अ थिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स दैट कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड को, एंड इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करता है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। परमानेंट डेलीगेशंस टू यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन है। सेक्रेटरीट कहाँ है इसका? जिद्दा, सऊदी अरेबिया। सो टुडे क्वेश्चन इज दैट सऊदी अरेबिया से बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। सो OIC के मेंबर्स देख लो भाई, ये हैं, ठीक है, ये सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं। सो देख सकते हो आप, इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, इसका पाकिस्तान इसका मेंबर है, एंड अफ़गानिस्तान भी इसका मेंबर है, एंड बाकी सारे देख सकते हो आप इसमें कंट्रीज़ में। सो आई थिंक वी आर डन विद दैट। OIC चार्टर कब अडॉप्ट किया गया था? 1972 में, ठीक है, 1969 में फाउंड किया गया था। सो वी आर डन विद दैट। देन इज अबाउट ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2020, ठीक है। तो पावर मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हम लेके आएंगे, तो आप सजेशंस दो 21 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। इसके तहत क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 में आया था उसको अमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो 2003 का एक्ट है। तो ड्राफ्ट में क्या बोला है कि भाई सबसे पहले हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, ठीक है, जैसे DHBN है, ठीक है, जिसके तहत हम उत्तर भारत नगर लिमिटेड इस तरीके का जो डिस्बर्स करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो वाली चीज़ उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। एंड कोस्ट रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ विदाउट अ सब्सिडी, ठीक है, तो ये मैं आगे बताऊंगी क्या है। स्ट्रेंथनिंग पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी इसके तहत। तो ये अभी नया डेवलपमेंट है इसमें। तो बैकग्राउंड क्या है? फोर्थ ड्राफ्ट है, ठीक है। सबसे पहले 2014 में आया था, तो फिर 2018, फिर 2019 और अब 2020 में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले 2014 में आया था, उसने क्या बोला गया था कि ऑप्शन बिल कुड हैव गिवन ऑप्शन टू कंज्यूमर्स टू चेंज देयर सर्विस प्रोवाइडर, कि भाई जैसे आप अपना फ़ोन चेंज करते हो, हाँ आप मुझे जियो पसंद नहीं आया तो मैं एयरटेल लगा रहा हूँ, तो वैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर को भी चेंज कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये बिल लैप्स कर गया लोकसभा में। सो पहले ये आया था कि भाई अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप दूसरे पे स्विच कर सकते हो। तो फिर आया सेकेंड एंड थर्ड ड्राफ्ट 2018-19, तब भी नहीं माना गया। तो की प्रोविजंस अभी 2020 के बिल में क्या है? सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन करेगा डिस्कॉम्स का बाय वे ऑफ सब लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी मॉडल्स, जो मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले इसको उसके तहत करेगा, फ्रेंचाइजी मॉडल्स के तहत प्राइवेटाइजेशन करेगा। बिल प्रपोजेस टू रिस्ट्रिक्ट डिफरमेंट
ऑफ रेवेन्यू रिकवरी एंड रिडक्शन इन क्रॉस सब्सिडी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको क्रॉस सब्सिडी बताती हूँ क्या होता है। देखो, अगर क्या होता है कि अगर किसी स्टेट ने प्रोवाइड करना है 6% की आप मतलब 6 रुपीज़ की मैं आपको बिजली प्रोवाइड करता हूँ, यूनिट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, 6 रुपये पर यूनिट। तो वो क्या करते हैं, हर किसी को इतना सस्ता नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े मतलब एंटिटीज़ है, जैसे कहीं कोल चल रहा है, माइनिंग वगैरह माइनिंग चल रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उनको 9 रुपये के हिसाब से दे देते हैं। जो गरीब लोग हैं उनको 3 रुपये के हिसाब से दे देते हैं, ठीक है, कि भाई उनकी भी नीड्स मीट हो सके, और जो मार्जिन बचा 6 रुपये का, ठीक है, तो इसके तहत प्रोवाइड करते हैं। तो दिस वाज नॉन एज क्रॉस सब्सिडी, ठीक है, उनसे ज़्यादा ले लिया और उनको कम दे दिया, तो दिस वाज नॉन एज क्रॉस सब्सिडी। तो इसमें पहले क्या बोला गया था कि क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म कर दो आप, ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए, पर अभी बोला है कि अभी इसको पोस्टपोन जो है, मतलब अभी इसको नहीं ख़त्म करना चाहिए, एंड रिडक्शन तो होना चाहिए, बट ये है कि ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो ये बिल ने प्रपोज किया है। इट प्रपोजेस टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, ठीक है, ताकि वो इश्यूज़ कर सके जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, तो इसको सिविल कोर्ट की पावर दी जाएगी और ये आगे जाके डील कर सकेगा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। रीन्यूएबल सेक्टर का भी फंडा है इस बार। ड्राफ्ट प्रपोजेस टू ब्रिंग नेशनल रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, ठीक है, एंड मे ब्रिंग इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ परचेज फॉर स्टेट्स फ्रॉम रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, अभी आपको इतना मिनिमम परचेज करना ही पड़ेगा रीन्यूएबल रिसोर्सेज से, स्टेट को बिजली इतनी खरीदनी पड़ेगी। तो ये भी इस बार अच्छा है। तो अच्छा है कि भाई रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी, लोग भी अपने घर में प्रोड्यूस कर पाएंगे, ताकि वो मेन ग्रिड में उसको सप्लाई कर सके एंड वो अपना खर्चा बचा सके। तो बिल इनेबल स्टेट एज वेल एज सेंट्रल पावर टू रेगुलेटरी टू स्पेसिफाई ट्रांसमिशन चार्ज, ठीक है, कि भाई कितना ट्रांसमिशन चार्ज होगा, ठीक है, तो स्टेट और सेंटर मतलब पावर रेगुलेटर्स आएंगे इसमें। तो पहले इनिशियली क्या था, सिर्फ सेंट्रल को देखता था ये सारी चीज़ें, अब स्टेट का भी इसमें मतलब प्रोविजन आया है। तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर एडिशनल रोल प्रोवाइड करेगा नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर को, ताकि वो शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच ऑफ पावर कर सके अक्रॉस द कंट्री। इट ऑल्सो प्रोवाइड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शैल कवर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की भाई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी आप ही देखोगे, एंड ट्रांजिट बिटवीन 2 कंट्रीज जो फैसिलिटेशन कराना है वो भी आप देखोगे, ठीक है। एंड ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हर जगह, ठीक है, एंटायर पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। पहले एक्सक्लूड किया जाता था, अब इंक्लूड किया है इनको। तो कंपोजिशन क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनेगी, कौन हेड करेगा, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट बट हाई कोर्ट, प्रपोज टू बी सेट अप विद पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट की पावर के तहत इसको दिया जाएगा। इससे क्या होएगा कि भाई जो भी फटाफट ये स्पीडी डिस्पोजल कर सकेंगे केसेस का, अगर सिविल कोर्ट की पावर है, तो जो भी मतलब डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आएंगे उनको वो सॉल्व कर सकेगा। सिग्निफिकेंस क्या होएगा इस अमेंडमेंट का, प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आर प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है, तो जो पहले दिक्कत आ रही थी वो सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी। एंड क्रिएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी विद अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट इंक्लूड्स मतलब आप अरेस्ट भी करा सकते हो इसके तहत, ये जो एजेंसी है, प्रॉपर्टी भी अटैच करा सकती है, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री करा सकता है, एंड विल हेल्प टू इंस्टिल डिसिप्लिन अमंग द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कि भाई तुमने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसको ऑब्लाइज करना ही पड़ेगा। सो दिस वॉज द थिंग। तो इसका मेन चीज़ पता है क्या है, कि इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं बनाई जाएगी। तो दिस इज द न्यूज़ इन द टाउन। देन इज अबाउट ट्राइबो ई मास्क एंड ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, CENS मीन सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। उन्होंने ट्राइबोई मास्क बनाए हैं, ठीक है, तो ये नई तरीके की चीज़ है। तो क्या है भाई, ये वर्क कैसे करेगा, जैसे आपने देखा होगा जब सर्दी में बहुत ज़्यादा मतलब सिर में बाल कंघा अगर घिस लो या पेन घिस लो ना, तो उसके बाद वो पेपर पकड़ने लगता है। हमने बहुत ज़्यादा स्कूल में एक्सपेरिमेंट किए हैं, अगर बालों में तेल लगा है या ड्राई है तो हम अगर स्केल रब कर लेते थे, फिर वो अट्रैक्ट करने लग जाता था बिट्स ऑफ पेपर को। तो दैट वाज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के तहत नया मास्क बनाया इन्होंने ये बोला, जब 2 कंडक्टिंग लेयर आपस में रब करती हैं तो एक लेयर पॉजिटिव और एक लेयर नेगेटिव चार्ज डेवलप करती है। दैट्स द बेसिक थिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गई तो जब वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकती है, तो क्या वो वायरस को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो ये प्रिंसिपल से इन्होंने ट्राइबोई मास्क बनाए हैं। की फीचर क्या होगा, 3 लेयर का मास्क होगा, ठीक है, 2 नाइलॉन क्लॉथ की लेयर और बीच में पॉलीप्रोपाइलिन लेयर, ठीक है, या कोई भी रफ कपड़ा। तो नाइलॉन तो सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो ये रफ कपड़ा बीच में आएगा तो वो रब होएगा आपस में एंड वो चार्ज जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होएगी। एंड लेयर्स आर रब्ड ईच अदर, तो आउटर लेयर तो नेगेटिव चार्ज, जबकि नाइलॉन की लेयर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इससे क्या होगा, डबल इलेक्ट्रिक वॉल प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। वायरस आएगा तो वो वहीं पे ट्रैप हो जाएगा, पहले नहीं तो दूसरी लेयर में ट्रैप हो जाएगा। तो ये नई तरीके की मास्क है एंड दीज आर कॉमनली अवेलेबल, फैब्रिक से भी बनाया जा सकता है, घर पर भी बनाया जा सकता है, और ये वॉश भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ इनोवेशन बनाई है, ठीक है। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि भाई ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, जैसे कि कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जैसे सर्टेन मटेरियल्स एक पे अगर रब होता है तो एक पे चार्ज पॉजिटिव आता है, एक पे नेगेटिव आता है, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या है जो मैंने बता दिया, प्लास्टिक पेन जब हम रब करते थे कॉटन वगैरह पे तो वो चार्ज डेवलप कर लेता था एंड वो पेन फिर वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता था. So we are done with that. Then is about lithium rich red giants. So this is very not very significant article I think. And तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ओके, तो उसने डिस्कवर हंड्रेड्स ऑफ एल रिच जाइंट स्टार्स को उसने देखा है. ठीक है, तो मैं आपको मोटा फंडा बता देती हूँ क्या है कि भाई जब स्टार्स होते हैं वो डेवलप करते हैं तो ठीक है, जब वो धीरे धीरे एज करने लगते हैं ना तो लास्ट के टाइम में वो रेड जाइंट स्टार्स दिखने लगते हैं. ठीक है, लास्ट के जो उनका 1% टेन्योर होता है लाइफ का, उनको वो लाल लाल और बड़े जाइंट स्टार्स दिखने लगते हैं. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उनका हाइड्रोजन रिजर्व है वो खत्म हो चुका होता है. क्योंकि क्यों वो ब्राइट करते हैं, क्यों वो चमकते हैं, उनका हाइड्रोजन रिजर्व होता है अंदर एंड वो न्यूक्लियर फ्यूजन करते रहते हैं. तो वो हाइड्रोजन रिजर्व जैसे जैसे खत्म होने लगता है तो वो रेड रेड डेवलप होने लगते हैं एंड वो दिखाता है कि दीज आर एजिंग एंड वो धीरे धीरे डिजनरेट करके लास्ट में एक ड्वार्फ स्टार बन जाता है. ठीक है, तो जो जाइंट स्टार है, जाइंट स्टार से फिर लास्ट में वो ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, मतलब छोटा सा तारा बन जाता है. ठीक है, तो यही बताया है इसमें. एंड इम्प्लीकेशंस क्या है कि भाई ये बता रहा है कि लिथियम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द स्टार्स एंड अकाउंट्स फॉर इट्स अबंडेंस इन इंटरस्टेलर मीडियम, कि भाई दो प्लैनेट्स के बीच में बहुत लिथियम है. ठीक है, एंड ये स्टार्स भी प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस इज द थिंग. तो और ये वैलिडेट करता है बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस थ्योरी को भी. ये क्या थ्योरी क्या बताते हैं कि जब हम बिग बैंग हुआ था एग्जैक्टली तब क्या बने थे, 3 एलिमेंट बने थे, हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम. ठीक है, तो ये तीनों बने थे जिसमें हाइड्रोजन आई थिंक इट वाज 75% एंड हीलियम वाज 25%. कुछ ट्रेसेस में लिथियम भी मिला था. ठीक है, तो ये बताता है दिस वैलिडेट्स द बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस थ्योरी. तो ये मोटा फंडा यही है इसका. बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस में क्या बताया था कि रफली 25% तो हीलियम बना था एंड बाकी 75% हाइड्रोजन बना था. एंड प्राइमोडियल न्यूक्लियोसिंथेसिस इज बिलीव टू बाय मोस्ट कॉस्मोपोलॉजिस्ट कि भाई इनिशियली जैसे ही बिग बैंग हुआ था तो जो प्राइमोडियल न्यूक्लियोसिंथेसिस है जिसके तहत हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम बने थे वो 10 से 20 मिनट आफ्टर बिग बैंग, जैसे बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड करने लगा, उसके बाद ही एलिमेंट्स बनना स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, इनिशियली तो वो बिना इलेक्ट्रॉन के बने थे, इनिशियली उनका सिर्फ न्यूक्लियस बना था, पर उन्होंने धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगने चालू करे गए. तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए शेल में एंड दे बिकेम अ स्टेबल. ठीक है, कल अगर सिर्फ न्यूक्लियस रहता तो वो स्टेबल नहीं होता, फिर इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए एंड दे बिकम स्टेबल एलिमेंट. तो दिस इज बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस, मतलब न्यूक्लियस बना न्यूक्लियोसिंथेसिस. तो लिथियम क्या है मैं बता देती हूँ. हाईली रिएक्टिव है, लाइटेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स. ठीक है, अब जब आपने थोड़ा पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, उल्टा कर दिया है ना, सो हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, एंड ये होती है हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है. ठीक है, हेलिना की, ठीक है, रुबिडियम एंड सीजियम, तो ये वाली चीज़ है. तो लिथियम क्या होता है, इट इज़ लाइटेस्ट ऑफ ऑल मेटल, सबसे ऊपर है तो ये लाइटेस्ट है. डेंस सॉलिड मेटल एलिमेंट एंड हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई नहीं पूछेगा हीट कैपेसिटी कितने, इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो ये मेटल कैटेगरी में आती है. पहली बात, फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एल्कली मेटल है. ठीक है, एंड हाईली रिएक्टिव है. सो दिस इज द थिंग. देन इज अबाउट रेमडेसिविर क्या होता है. ठीक है भाई, अगर कभी आ जाए तो ध्यान रखना, जिसके पीछे विर ज़्यादा लगा होता है ना, जैसे एसाइक्लोविर. ठीक है, दीज आर द एंटीवायरल टैबलेट्स. ठीक है, तो एंटीवायरल प्रॉपर्टी है इस ड्रग की. एंड ये एबोला केसेस को जो 2014 में पैंडमिक आया था, एपिडेमिक एबोला केस का आया था 2014 में, तब ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया गया था. तो अभी इसको कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया गया है. अभी प्रॉमिसिंग रिजल्ट तो नहीं आए बट फिर भी यूज़ कर रहे हैं कई जगह पे. ब्लेजर्स क्या होते हैं, ब्लेजर्स आर द ये बहुत ही आगे चला गया. सो ब्लेजर्स आर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. ठीक है, तो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स है एंड मोस्ट डिस्टेंस वर डिस्कवर्ड. अभी रिसेंटली ब्लेजर्स को देखा गया है. ठीक है, एंड मोस्ट डिस्टेंस वर न्यूली डिस्कवर्ड, स्टार्टेड टू एमिट देयर लाइट व्हेन यूनिवर्स वाज जस्ट 1.4 बिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, एंड ब्लेजर्स आर सिमिलरली टू ऑल एक्टिव गैलेक्सीज एक्वायरिंग एनर्जी फ्रॉम मैटर फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर सुपरमैसिव ब्लैक होल. जैसे ब्लैक होल में मैटर गिरता रहता है एंड वो अपने आप को मतलब प्रज्वलित चमकता रहता है. तो दैट इज सेम थिंग अबाउट ब्लेजर्स. ठीक है, एंड दिस इज द थिंग. आप देख सकते हो अनाटमी ऑफ ब्लेजर की लोकेशन क्या है, गैलेक्सी सेंटर. ठीक है, ब्लेजर्स टॉप व्यू ऐसा होता है इसका. तो ये आने के चांस है इसका.
ठीक है, टॉप व्यू ऐसा है, गैस क्लाउड्स है यहाँ पे, डस्ट टोरस है एंड रिलेटिविस्टिक जेट है, मतलब घूमता रहता है सामान यहाँ पे। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है इसके सेंटर में, क्योंकि बहुत सारा मास ये अपने आप में लेते रहते हैं। देन इज रिलेटिविस्टिक जेट एंड गैस क्लाउड्स इसके आसपास होते हैं। एक क्रिएशन डिस्क, मतलब जो हमने ब्लैक होल की इमेज आई थी ना अभी ऐसी इस तरीके की, तो जो उसके आसपास डिस्क थी उसको एक क्रिएशन डिस्क बोला जाता है। तो ये एनाटमी है ब्लेजर की। देन इज अबाउट गोवा इज नाउ कोविड फ्री, तो ये नई न्यूज़ है। गोवा को 3 अप्रैल से कोई केस नहीं आया, तो गोवा इज फर्स्ट कोविड फ्री स्टेट ऑफ द इंडिया। बैंगलोर ब्लू वेराइटी ऑफ ग्रेप, ठीक है, इट इज़ अ फॉक्स ग्रेप, ग्राउंड मतलब बैंगलोर में उगाया जाता है इसको, ठीक है। एंड 3 मेजर वेराइटीज़ में से एक है जो इसमें कर्नाटका में उगाया जाता है। अदर कौन सी है, थॉमस सीडलेस एंड अनब ई शाही दिलकुश, ठीक है, इस तरीके की ग्रेप उगाए जाते हैं। तो ये कर्नाटका का ये है जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2013 में। सो दिस वाज द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका प्लीज़ आंसर करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।